ये कहानी है आद्या और मृत्युंजय की, जिसका नाम है जबरदस्ती का विवाह। कहानी का पहला भाग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ओपन करके फिर पूरा पार्ट रीड करें। और आप लोग शुरू से रीड करना चाहते हैं तो यही मैं शॉर्ट में शुरू करती हूँ कहानी। एक आलीशान कमरे जो बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। चारों तरफ कैंडल की रोशनी और रंग बिरंगी लाइट से पूरा कमरा जगमग जगमग कर रहा था। बेड के बीचों बीच एक किंग साइज का एक बेड था जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। बेड के बीचों बीच गुलाब के फूलों से बहुत ही सुंदर सा हार्ट बना हुआ था। हार्ट के बीचों बीच नाम लिखा हुआ था, आद्या वेड्स मृत्युंजय। तो आज आद्या और मृत्युंजय की शादी हुई थी। आद्या बहुत ही खुददार और स्वाभिमानी लड़की थी। आद्या दिखने में किसी परी से कम नहीं लगती थी। और मृत्युंजय वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसको लड़कियों से सख्त नफरत थी। वो लड़कियों को धोखेबाज और लालची समझता था। उसके लिए लड़कियां धोखे का दूसरा नाम थी। तो आधा से मृत्युंजय ने शादी कर ली थी। आद्या अपनी शादी के बाद अपनी सुहाग सेज पे बैठी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखा हुआ था। वो अभी 12 घंटे पहले जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। एक शादी का मंडप जिसमें आद्या बैठी हुई थी। आद्या बहुत खुश थी। उसका दूल्हा उसके बगल में बैठा था। तभी अचानक से उसके होने वाले पति दिलीप की मां दिलीप के पास आए और उसके कान में कुछ कहा और दिलीप को बिना आद्या को कुछ बताए अपने साथ ले गई। आद्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसका दूल्हा उसकी नजरों से ओझल हो गया था। तभी आद्या के मम्मी पापा भागे भागे एक कमरे की तरफ गए। काफी देर तक वो सब उस कमरे में रहे। मंडप में बार बार पंडित जी दूल्हे को बुलाने को कह रहे थे। आद्या के बहन और भाई भावुक नजरों से कभी आद्या को देखते कभी उस कमरे की तरफ देखते। बहुत देर के बाद अचानक से उस कमरे से जोर जोर से शोर शराबे की आवाज आने लगी। दूसरी ओर आद्या के भी अब थोड़ी बेचैनी होने लगी थी। आद्या मंडप में बैठी बैठी अभी घबरा रही थी। तभी दिलीप और उसके मम्मी पापा दोनों दिलीप को लेके बाहर आए और जोर से बोले, चलो दिलीप अभी ये से चलो, कोई शादी नहीं होगी यहाँ। सभी बाराती चलो, अब हम शादी नहीं कर रहे। पीछे से आद्या के पापा और मम्मी दोनों भाग कर आए। वो दोनों रोते हुए हाथ जोड़कर बोले, मेहरबानी करके आप लोग ऐसा मत करिए, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेगी। प्लीज हमारी बेटी को मत टुकराओ, हम आपकी डिमांड पूरी कर देंगे बाद में, पर अभी आप लोग मेरी बेटी को मंडप में छोड़कर न जाए। आद्या के मम्मी पापा दोनों हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर गए। पर दिलीप के माँ पिता बहुत ही निर्दयी किस्म के निकले। उन लोगों ने दिलीप के पापा मम्मी पे कोई दया नहीं दिखाए और उनके सामने ही अपनी बारात को वापस ले गए। आद्या बैठी बैठी सारा तमाशा देख रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर अचानक से क्या हो गया। अभी तो खुशियां मनाई जा रही थी, अब अचानक से खुशियां की जगह मातम कैसे छा गया। आद्या के मम्मी पापा दोनों बेसुध से होकर वही जमीन पे बैठकर रोने लगे। सारे लोग बस तमाशा देख रहे थे। सब लोग आपस में बात कर रहे थे, अब कौन करेगा आद्या से शादी। मंडप में छोड़ी हुई लड़की से कौन शादी करेगा। तभी भीड़ में से अचानक आवाज आई, मैं करूंगा आद्या से शादी। ये मृत्युंजय था जो सबके सामने आकर बोला। मृत्युंजय को देखकर आद्या की भौहें तन गई थी। वो गुस्से से कुछ बोलने को हुई कि तभी आद्या के मम्मी पापा दोनों अपने आंसू पोंछकर खड़े हुए और मृत्युंजय को आश्चर्य और आशा भरी नजरों से देखने लगे। उनके साथ साथ सभी लोग मृत्युंजय को देख रहे थे। मृत्युंजय उनकी दुविधा समझ गया था, इसलिए वो आद्या के मम्मी पापा के पास गया और उनके जुड़े हुए हाथ पकड़कर बोला, परेशान मत होइए, मैं आपकी बेटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और आपकी बेटी भी मुझे अच्छे से जानती है। असल में आद्या मेरी एक दोस्त की दोस्त है, तो उसी के साथ एक बार में आद्या से मेरी मुलाकात हुई थी और तभी से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और आज वो मेरी दोस्त यह नहीं आ सकी तो उसी ने भेजा था मुझे आद्या के लिए गिफ्ट देने, पर यह आकर देखा तो हालत ही कुछ और हो गए। आद्या के पापा कुछ बोलने को हुए कि तभी उसका भाई आकर बोला, आप तो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो, आपके लिए तो हजारों लड़कियां हैं, तो आप हमारी बहन की शादी में आए, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं। दूसरा, आप मेरी मंडप में बैठी हुई बहन से शादी करने की कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मृत्युंजय बोला, आप ठीक कह रहे हो, हम लोग एक बार बैठकर बात करें। तो सभी लोग एक साथ बोले, ठीक है।
इसके बाद मृत्युंजय आद्या के मम्मी पापा और उसके भाई और जीजाजी के साथ एक कमरे में गए। वहां वो लोग कुछ देर बातें करते रहे और बातों ही बातों में मृत्युंजय ने बताया कि वो आद्या को प्यार करता था लेकिन उससे कभी कह नहीं पाया था। पर आज मंडपमयी बेटी दिखी और उसके होने वाले ससुराल वाले उसे बेइज्जत करके चले गए, तब मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए अपने मन की बात कह दी और अपने घर वालों को भी फोन करके आने को बोल दिया ताकि वो सब भी शादी में शामिल हो सके। आद्या के पापा और भाई के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। तभी मृत्युंजय ने बातों ही बातों में कह दिया कि आज से भैया और आद्या के जीजाजी दोनों मेरी कंपनी में काम करेंगे बतौर सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे। दोनों को मेरी अलग अलग ऑफिस में बैठना होगा। दोनों की बिल्डिंग अलग अलग जगह थी। सबको मृत्युंजय का प्रस्ताव बहुत पसंद आया, वो सब राजी हो गए। वैसे भी आद्या के पापा और भाई को पैसों की बहुत जरूरत थी क्योंकि आद्या घर की सबसे छोटी बेटी थी और जिस घर में आद्या का रिश्ता तय हुआ था उन लोगों के आगे आद्या के पापा की हैसियत बहुत कम थी। इसलिए आद्या के पापा और भाई ने अपना सब कुछ दांव पे लगाकर आद्या की शादी कर रहे थे। आद्या की शादी के लिए उन लोगों ने घर जेवर और बहुत सारा कर्जा लिया था और उस कर्जे को चुकाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन लोगों ने मृत्युंजय का ऑफर तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। बातों ही बातों में मृत्युंजय के पीए ने आद्या के पापा के सामने उनके घर के पेपर और आद्या की मम्मी के जेवर भी रख दिए थे। आद्या के पापा कुछ समझते उससे पहले ही मृत्युंजय बोला, मुझे आद्या की शादी में आने से पहले ही हमारी कॉमन दोस्त ने बता दिया था कि आप लोग आद्या की शादी के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा चुके हों और वहीं से मुझे आपके ये कागज और सारे गहने मिले थे। तो मुझे पता था कि आद्या बहुत स्वाभिमानी लड़की है, इसलिए वो पैसे नहीं लेगी, पर मैं ये सब उसको उसकी शादी में गिफ्ट करता उससे पहले ही। मृत्युंजय आगे कुछ न बोला, बाकी सभी लोग उसके साथ थे। आज आद्या के पापा की सारी परेशानियां दूर हो गई थी। आद्या के पापा और बाकी सभी लोग खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो गए थे। देर बाद मृत्युंजय की पूरी फैमिली आ चुकी थी। आद्या के पापा ने उसकी हाँ या न सुने बगैर आद्या की शादी मृत्युंजय से करा दी। आद्या सब कुछ मुंह बधिर होकर कर रही थी। थोड़ी देर बाद मृत्युंजय की पूरी फैमिली आ चुकी थी। आद्या के पापा ने उसकी हाँ या न सुने बगैर आद्या की शादी मृत्युंजय से करा दी। आद्या सब कुछ मुंह बधिर होकर कर रही थी। आद्या की विदाई के वक्त उसकी मां ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वो हर हाल में इस शादी को निभाए और मृत्युंजय और उसकी फैमिली को पूरा मान और सम्मान दे, क्योंकि अब वो ही उसका परिवार था, उसका नया परिवार। आद्या की शादी जिस लड़के से हो रही थी वो तो पैसों का लालची निकला और उसके घर वाले भी पैसों के लिए मंडप में आद्या को बैठा छोड़ गए थे। इसलिए आद्या की फैमिली के लिए मृत्युंजय उनके लिए किसी मसीहा से कम नहीं था और बिना किसी रिश्ते के उनकी हेल्प कर गया। उनके सिर से छत जाने से बचा ली, उनके गिरवी रखे गहने बचा लिए और आद्या के भाई और जीजाजी को भी अच्छी पोस्ट पे नौकरी दे दी। कुल मिलाकर आद्या के घर की सारी परेशानियां मृत्युंजय ने दूर कर दी थी, जिसकी वजह से वो सबकी नजरों में बहुत अच्छा बन गया था। खैर, आद्या के परिवार वालों के लिए तो मृत्युंजय अच्छा बन गया था, पर आद्या वो तो मन ही मन घूर रही थी। उसे मृत्युंजय पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसको अपने ऊपर तरस आ रहा था तो मृत्युंजय पे बहुत गुस्सा, पर अपने घर वालों की खुशी के आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाए और नम आंखों से अपनी आंखों के बहते पानी के साथ आधा अपने मायके से विदा होकर आ गई थी। आद्या मृत्युंजय के साथ गाड़ी में बैठी थी, तभी ही उसे पता चला था कि मृत्युंजय ने उसके पापा और भाई और जीजाजी सबकी पैसों की वजह से राजी कर लिया था, सबको पैसों की वजह से अपनी तरफ कर लिया था, कोई भी उसकी चालाकी समझ ना पाए। रास्ते में आते टाइम मृत्युंजय और आद्या एक गाड़ी में बैठे हुए थे, तभी उसे किसी का फोन आया। मृत्युंजय ने फोन अटेंड किया और बात करने लगा। उधर से आवाज आई, सर इन लोगों को अभी पैसा चाहिए, तो क्या पूरा पैसा अभी देना है बाद में? मृत्युंजय ने कुटिलता से आद्या को देखा और मुस्कुराकर बोला, उनको पूरा पैसा दे दो, वैसे भी मेरा काम हो गया। इतना कह के बिना किसी हाँ या न का जवाब सुने फोन कट कर दिया था। आद्या तो वैसे ही परेशान थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में वो लोग घर पहुंच गए थे। आद्या का नई बहू के तौर पे गृह प्रवेश हुआ था। आद्या का मन तो नहीं कर रहा था, पर माँ की कही हुई बात और उनकी दी हुई कसम की वजह से आद्या ने मृत्युंजय के घर वालों के आगे कुछ न कहा और खुशी खुशी सबके आगे जैसा वो बता रहे थे वो कर रही थी।
और फिर सबके साथ मंदिर में आशीर्वाद लेकर उसे मृत्युंजय की माँ उसे मृत्युंजय के कमरे में ले आई। वर्तमान में आद्या एक गहरी सोचने बाहर निकली। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे और क्या न कहे। अभी उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई थी। कहा उसकी शादी किसी और से होने वाली थी, कहा अचानक से सब बदल गया। वो अभी अपनी सोच में गुम बैठी ही थी कि तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है। वो नजरें उठाकर सामने देखती है। सामने वाले इंसान को देखकर आद्या गुस्से से जल उठी। पाउटिंग पाउटिंग दिल फायर। आद्या अभी सामने खड़े इंसान को देखकर बुरी तरह गुस्से से जल उठी। दिल फायर पाउटिंग। सामने से मृत्युंजय आ रहा था। इस समय मृत्युंजय के चेहरे पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा और नफरत के भाव थे। वो कमरे के अंदर आया। उसने रूम का गेट बंद किया। उसने इस टाइम इतने जोर से गेट बंद किया कि एक बार तो आद्या भी अंदर से डर गई, पर फिर भी हिम्मत करके बैठी रही, पर मृत्युंजय की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। मृत्युंजय उसके आस आया। और तो मिस आद्या वर्मा, कैसा लगा अपना रूम और रूम की डेकोरेशन? मृत्युंजय ने दिखावटी प्यार और फुल गुस्से के साथ कहा। फिर अचानक बोला, सारी सारी मिस वर्मा तो अब मिसेज आद्या मृत्युंजय राठौर बन चुकी हैं। सारी स्वीट हॉट पाउटिंग दिल फायर, मृत्युंजय ने दिखावा करते हुए कहा। आद्या मृत्युंजय की इस हरकत पे गुस्से से भर उठी। पाउटिंग। तभी बेड से उठी और उसके बिल्कुल पास आकर बोली, क्या लगता है तुमको? तुमने मुझसे शादी करके कोई बहुत महान काम किया है। तुमने मुझसे शादी कर ली तो तुम मेरी नजरों में महान बन जाओगे। आद्या ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा। पाउटिंग 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 पाउटिंग। मृत्युंजय उसके पास आया और बोला, ये क्या बोल रही हो स्वीट हार्ट? मुझे तो लगा तुम मुझे अपने पति के रूप में पाकर खुश होंगी। कहा तुम्हारी शादी उस दो कौड़ी के दिलीप से हो रही थी और अब तुम एक विलेनियर की वाइफ हो, जिसके एक इशारे पे 1000 दिलीप आगे पीछे काम करने घूमेंगे। मृत्युंजय ने कुटिलता से मुस्कुरा कर कहा। आद्या फिर बोली, तुम मेरे सामने अपना ये नाटक बंद करो। इस कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं है जो तुम नाटक कर रहे हो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मेरे माँ बाप और भाई के सामने जानबूझकर अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे। जितने अच्छे तुम उन लोगों के सामने बन रहे थे उतने अच्छे तुम हो नहीं। तुम्हारी हकीकत मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानते न वो लोग। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुमने मुझसे शादी क्यों की। पाउटिंग पाउटिंग प्यार का जो झूठ तुमने मेरे घर वालों को बोला है न, वो तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि तुम कितना प्यार करते हो और कितना नहीं। फिर क्यों की मुझसे शादी? और क्यों तुमने झूठ बोला कि तुम मेरे दोस्त हो? और क्यों मेरे घर आए? क्यों? कहीं तुम अपने उस थप्पड़ के लिए तो नहीं आए? उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए ही तो नहीं कि मुझसे शादी कहीं? पाउटिंग। आद्या ने गुस्सा होकर मृत्युंजय की ओर देखा। मृत्युंजय नकली हंसी के साथ हंसते हुए बोला, अरे स्वीटहार्ट, उस थप्पड़ को कैसे भूल सकता हूँ? उसी थप्पड़ ने ही तो मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया था। उस थप्पड़ को तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पर फिलहाल तो वही सच है जो मैंने तुम्हारे माँ बाप को बोला। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुमसे शादी की। अब जाने मन शादी हो गई है तो आज हमारी सुहाग रात है, तो लेट्स स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते, आज की रात हमारे मिलन की रात है। ऐसा बोलकर मृत्युंजय ने अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया और आद्या के पास जाकर उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींच लिया। आद्या मृत्युंजय की करीबी से और भी ज्यादा गुस्से से भर गई। वो मृत्युंजय को धक्का देकर दूर होकर बोली, क्या लगता है तुमको मैं बहुत खुश होऊंगी? मैं तुमसे शादी करके और खुशी खुशी तुम्हारी सुहाग सेज पे सो जाऊंगी। पाउटिंग 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 पाउटिंग। तो सुनो मिस्टर मृत्युंजय, शादी बेशक किसी भी वजह से की हो तुमने, और चाहे कैसे भी हालातों में मजबूर होकर मैंने शादी के लिए हाँ कही हो, लेकिन फिर भी नहीं मानती मैं इस शादी को और न ही इस रिश्ते को। जबरदस्ती की शादी को शादी नहीं कहते। तुमने जबरदस्ती कर ली मुझसे, तो तुमको क्या लगा मैं इस शादी को एक्सेप्ट कर लूंगी? तो सुनो, न मैं इस शादी को एक्सेप्ट करूंगी और न ही तुमको अपना पति।
मैं इस रिश्ते को मानती, न इस शादी को, और न ही तुमको अपना पति मानती। और इतना कह के अपने गले में पड़े मंगलसूत्र को उतार कर फेंकते हुए बोली, और जबरदस्ती के बंधन को मैं खुद से दूर करती हूँ, मैं इस मजबूरी के बंधन से मुक्त होती हूँ। आद्या ने गले से मंगलसूत्र को फेंक दिया, पर इससे पहले वो मंगलसूत्र जमीन में गिरता मृत्युंजय ने वो अपने हाथ में पकड़ लिया। मृत्युंजय ने गुस्से से आंखें लाल करके माथे की नसों में उभार भर के बोला, न आद्या, न ऐसी गलती दोबारा मत करना, दोबारा इसे अपने गले से दूर मत करना। और गुस्से में बिना आद्या की हाँ या न सुने बगैर मंगलसूत्र आद्या के गले में फिर से पहना दिया। आद्या दोबारा उस मंगलसूत्र को अपने गले से निकालने लगी कि मृत्युंजय ने आद्या का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से उसकी कलाई को पीछे की ओर मोड़ दिया। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। तो आप लोग बताया करो न, ये कहानी कैसी लग रही है। कर्मश।